हेलो स्टूडेंट, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नीट 2021 का फिजिक्स का। मेरे पास पेपर है M5, ठीक है ना। अब पहले थोड़ा सा मैं एनालिसिस आपको बताता हूँ कि पेपर कैसा था, ठीक है ना। कितने तक मार्क्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, सेक्शन ए जो था वो कंपैरेटिवली फॉर्मूला बेस्ड था, सेक्शन बी जो था वो थोड़ा टफ था। तो एनालिसिस ये है कि सेक्शन ए के जो प्रॉब्लम्स हैं, एक दो को छोड़ करके आप सेक्शन ए के प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थे, आप अटेम्प्ट कर सकते थे। सेक्शन बी के अंदर आपको सोचना पड़ता है, यानी वहाँ पर आपको टाइम लग सकता था। तो ओवरऑल पेपर का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो लास्ट ईयर से पेपर लेंदी था, थोड़ा सा टफ था, ठीक है ना। अब ये पेपर ये सिखा करके गया कि किसी भी कॉम्पिटिशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब तक हम डेप्थ तक तैयारी ना करें, एक एक चीज़ अच्छे से प्रिपेयर ना करें, कंपटीशन में एक्सपेक्टेशन मतलब अलग ही रहती है। हम कुछ और सोचें, आए कुछ और, ऐसा भी हो जाता है। तो जैसा इस पेपर ने हमें सिखाया कि हर एंगल से, हर तरीके से हमें तैयारी करके ही जाना चाहिए था। फिर चाहे वो टेस्ट लगाना हो, चाहे वो एक एक लेक्चर को डेप्थ तक देखना हो, या वो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस टाइम लिमिट में करना हो। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं सीधे क्वेश्चंस पर आता हूँ। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉब्लम है। ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, और नॉर्मली अगर आप ठीक से पढ़ाई किए हुए हो तो आप इस प्रॉब्लम को अटैम्प्ट कर लोगे, ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि एक वायर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, और हमें इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स निकालनी है। तो सिखाया हुआ है मैंने आपको कि इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड देखो, फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ गया, फील्ड का स्ट्रेंथ बी ले लिया। फोर्स अगर आप चेक करोगे तो राइट हैंड से चेक कर लो, फील्ड बाहर की तरफ, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स आनी चाहिए नीचे, बट इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब खैर डायरेक्शन तो हमसे पूछ नहीं रहा, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं क्यू वी बी लगा करके, क्योंकि वी और बी आपस में परपेंडिकुलर है। क्यू की जगह आ गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वी हो गया स्पीड, वो हमें 10 की पावर 5 दे रखी है। बी हो गई इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला μ0/4π। अब देखो मैं फॉर्मूला पुट नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ लिखने की इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती। यहाँ तो मेरे पास है, बट वहाँ इतनी जगह नहीं होती, तो उस कम जगह में कम टाइम में कैसे एडजस्ट करना है वो यही है। तो μ0/4π 10 की पावर -7, 2i, आई की जगह 5 आ गया, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2, 5 to 10 यहाँ से चला गया, 2 से ये यहाँ चला गया, 0.8 आ गया। फोर्स की वैल्यू अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 10 की पावर -5 इधर से कैंसिल आउट हो गया, तो 8 इंटू 10 की पावर -20 न्यूटन का फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इस फर्स्ट प्रॉब्लम का राइट आंसर हो गया फोर्थ। तो प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस्ड था, लेंदी नहीं था, ठीक था। एक एक चीज की आप परफेक्ट एनालिसिस करते हुए चलो। सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं। ये मैंने लेक्चर में आपको कई बार कराया हुआ है, क्रैश कोर्स आप देखोगे वहां भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को एग्जाम में जो सॉल्व करा वो तो फंस गया, ठीक है ना, और जिसने कंसेप्ट पढ़ करके गया है वो डायरेक्ट टिक कर लेगा। तो क्या सिखाया हुआ था कि एसएचएम की फ्रीक्वेंसी अगर एन होती है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी अगर एन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है। तो हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो राइट आंसर होगा 2n, मतलब सेकंड। थर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। अब ये थर्ड प्रॉब्लम हमारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का है। ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी आसान प्रॉब्लम है। तो सेक्शन ए जैसा मैंने बोला कंपैरेटिवली आसान था, मुश्किल नहीं था, और ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का कैलकुलेटर था, आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें आप देखो ZX8 बी के अंदर जा रहा है, एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया। तो एटॉमिक नंबर 1 से कब कम होता है? जब बीटा प्लस टिके हो, तो यानी बीटा प्लस फर्स्ट टिके हो गया। फिर देखो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया, एटॉमिक नंबर 2 से कब कम होता है? जब अल्फा टिके हो, तो सेकंड अल्फा हो गया। फिर एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया तो बीटा माइनस टिके हो गया। तो ऑर्डर चेक कर लो, बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, तो राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये है हमारा फोर्थ वाला प्रॉब्लम। हाँ, अब ये प्रॉब्लम आपका एस्केप वेलोसिटी का प्रॉब्लम है। मैं फिर बोलूंगा लेंदी नहीं है, बस फॉर्मूला लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r हो गया। अब पहले पढ़ो, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। तो अर्थ के सरफेस पर हमें ये v दे रखी है, हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है अनदर प्लैनेट पर जिसका रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ है एंड सेम मास डेंसिटी। तो पहले हमें डेंसिटी में ब्रेक करना पड़ेगा, सेम एज इट इज, आपने टेस्ट में भी सीखा था ये। तो 2g m को ब्रेक करें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
तो 4/3 पाई आर क्यूब, मैं आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक आर ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो वीई प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। अब जो प्लैनेट है उसका रेडियस 4 टाइम्स है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो 4 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो राइट आंसर 4th हो गया। तो आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, इतने तक तो दिक्कत नहीं है, इतने में तो जबरदस्त मोटिवेशन आ जाता है कि 4-5 प्रॉब्लम तो धड़ाधड़ खत्म हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 5th वाला प्रॉब्लम। ये हाँ, ये भी आपने किया हुआ है, ये भी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बोल रहा है बची हुई एक्टिविटी का फ्रैक्शन बता दो। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला A0 बाई 2 की पावर n, n हो गया गिवन टाइम बाई हाफ लाइफ, सीखा हुआ है आपने। तो a बाई A0 का अगर हम रेशियो निकालें तो 1/2 की पावर n हो गया, तो 1/2 की पावर n, n हो गया गिवन टाइम वो 150 आर है, हाफ लाइफ हमें दे रखा है 100, तो 15/10, तो ये आ गया 3/2, तो 1/2√2। अब आप ऑप्शन में डालो 1/2√2, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। 6th प्रॉब्लम ये कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये वाला प्रॉब्लम भी आपके टेस्ट में था, लेक्चर में भी आपको मैंने बताया हुआ था। तो प्रॉब्लम इस तरीके से है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, सीखो इसको, और एक कॉन्केव लेंस है, सीखो क्या मतलब, अब तो देखो इसको। दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है, इस फर्स्ट की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, सेकंड की फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कैप्ट अलोंग द एक्सेस एट अ डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अब ये बोलता है कि अगर पैरेलल बीम आ रही है और ये पैरेलल ही जाए तो डी का वैल्यू बता दो। मैंने इसके आपको 2 मेथड सिखाए थे, एक तो इक्विवेलेंट पावर वाला कि अगर पैरेलल आ रही है, पैरेलल जा रही है, तो इक्विवेलेंट पावर जो होगी हमारी वो 0 हो जाएगी, वहाँ से आप डी निकाल सकते हो। दूसरा डायरेक्ट मेथड मैंने सिखाया था कि पैरेलल आए पैरेलल जाए, तो इसकी लाइट इसकी लाइट जो आ रही है इस लेंस के फोकस पर जाएगी, फिर रिफ्रैक्शन इसके फोकस से करा दो। मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। अब जरा चेक करो, इसका फोकस 20 सेंटीमीटर पर है और इसका फोकस 5 सेंटीमीटर पर है, तो पहले इसे 20 पर ले जाओ। तो हम इसे 20 पर ले गए और इधर ले जा करके हमने इसे कन्वर्ज करा दिया, तो ये पूरा हो गया 20 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट मेथड है, ये तब आप कर पाओगे जब आपने सीखा हुआ हो। अब क्योंकि लाइट इसके फोकस की तरफ जा रही है, ये डाइवर्जिंग है, और फोकस की तरफ जाती हुई लाइट को ये पैरेलल बना देगा, यानी ये डिस्टेंस होना चाहिए फिर 5 सेंटीमीटर, बट हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो 20 - 5 15। तो फर्स्ट मैथड। सेकंड मैथड, 1 P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस DP1 P2, इसको 0 कर देते हैं। P1 यानी फर्स्ट लेंस की पावर 100/20 कर देते हैं, या 1/f1 लिख लो, सिंपल है, प्लस 1/f2 d/f1 f2 इक्वल्स टू 0। 1/f1 हो गया 1/20 माइनस 1/5 माइनस d/20 इंटू 5, माइनस साइन के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा, और 20 इंटू 5 करने पर 100 रिजल्ट आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 15/100 प्लस d/100 इक्वल्स टू 0। तो d का वैल्यू हमारे पास 100 तो गायब हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, दोनों सिखाए हुए मेथड थे, मेरे हिसाब से मुश्किल इसको नहीं बोलेंगे। ऑप्शन सेकंड करेक्ट। हाँ, बस ये कहेंगे थ्योरी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है ना। प्रॉब्लम जो थे वो सॉल्व करने थे, भले ही फॉर्मूला लगा करके सेक्शन ए में सॉल्व करने, बट सॉल्व करने थे। 7th प्रॉब्लम, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी दे रखा है, वोल्टेज सोर्स ये लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है कैपेसिटर के प्लेट के बीच का। देखो अब क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट लगाया है, तो अल्टरनेटिंग करंट में हम अच्छी तरह जानते हैं कि कैपेसिटर वाले सर्किट में वोल्टेज करंट से लैग करता है π/2 के फेज से। तो अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूं, क्योंकि इक्वेशन ही पूछी गई है, तो वो हो जाएगी I0, वोल्टेज की इक्वेशन में 90 ऐड करना पड़ेगा, तो sin ωt प्लस 90 बन गया cos ωt। I0 को हम यहां से लिख लेते हैं V0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसका XC कहलाएगा, तो V0 बाय XC cos ωt, XC का फॉर्मूला डाल दो 1/ωc, तो V0 ωc cos ωt। तो मुश्किल तो नहीं था भाई, तो V0 ωc cos ωt, तो ये इसका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। 8th पर आते हैं। 8th वाला प्रॉब्लम आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना। इसमें जो बच्चा, अब ये बस ये सब दाव पेच हैं जो आपको आने चाहिए लास्ट मोमेंट पे, तभी एग्जाम क्लियर होता है। ये कह रहा है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में एक्सेलरेशन g sin थीटा हो गया, जो कि कांस्टेंट हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट कर रही है, Sn जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n - 1 to n, यानी ये nth सेकंड का डिस्टेंस है ना।
तो इक्वल टाइम इंटरवल में जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस का रेशियो आपने सीखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ है क्या? तो 1 एनसीईआरटी में भी तो था, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर होता है। तो एस एन की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, वो आ जाएगी 2n-1 ऑड नंबर। अब एस एन प्लस 1 चाहिए तो n की जगह n+1 डाल दो, तो ये बन जाएगा 2n+1। तो रेशियो आ जाएगा 2n-1 अपॉन 2n+1, छूते ही खत्म। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नाइन्थ वाला भी सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s, तो u 0 है, यहां से पार्टिकल को रिलीज किया गया। सेम इसी तरीके का वर्क एनर्जी के टेस्ट में भी आप प्रॉब्लम देख सकते हो। जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा, ठीक है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी इस जगह की 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमें एक तो ये हाइट बतानी है और यहाँ की स्पीड बतानी है। अब एनर्जी कंजर्वेशन इनके बीच में लगा लो, हाइट आ जाएगी आपके पास, तो यहाँ की एनर्जी होगी, अब मैं लिख के लगा रहा हूँ, वैसे आप एग्जाम में तो डायरेक्ट ही करोगे, के एफ प्लस यू एफ, के आई हो गया 0, यू आई हो गया एम जी एस, के एफ की जगह 3u डाल देते हैं तो ये बन जाएगा 4u। तो एम जी एस का वैल्यू हो गया हमारे पास 4 टाइम्स, u की जगह हमने डाला एम जी एच, एम जी उड़ा दो, h का वैल्यू s/4। तो पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व है ना, s/4 पर s/4 3 में है, यानी हमें v भी निकालना पड़ेगा। अब v निकालने का कई तरीके हैं। अब यहाँ तो एनर्जी कंजर्वेशन फिर से लगा लो, पर क्यों लगा लो, फ्री फॉल ही तो हो रहा है, तो v की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे √2g, और जितना डिस्टेंस ये नीचे फॉल करके आया, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो h की वैल्यू s/4 है, तो ये डिस्टेंस हो गया 3s/4, तो पुट कर दो, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी √2g टाइम्स 3s/4 और रिजल्ट आ जाएगा √GS/2। अब आप ऑप्शन 3 कहाँ गया, भूल गया मैं, अभी गड़बड़ होता, तो √3GS/2 राइट आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो हम पहुंच गए 10th पर। अब 10th वाला जो प्रॉब्लम है वो ये तो यार बहुत ही बकवास है, ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर का डायरेक्ट प्रॉब्लम है। ये कहता है बैटरी 1.5 वोल्ट की 36 सेंटीमीटर पर बैलेंस होती है, तो 2.5 वोल्ट की कहाँ पर बैलेंस होगी, तो रेशियो ले लो सीधे E1/E2, L1/L2, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल्स टू L1 कितना दे रखा था हमें, L1 की वैल्यू 36 थी, L2 हमें निकालना था, ठीक है ना। तो 5 से तो कट गया, 5 5 या 25, इधर आ गया 12 और L2 की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप टाइम खींच सकते थे, ठीक है ना, मतलब स्पीड से प्रॉब्लम को कर सकते थे, आधे मिनट के भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आप देखो, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रो में, अब ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है ना। अब मतलब ऐसा नहीं कि भयानक है, जितना अगर आपने टेस्ट किए हैं, सही से प्रैक्टिस करिए, आपके लिए प्रॉब्लम आसान होगा। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन x डायरेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो EM वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती है, ऐसे क्या बताएं कितनी होगी, तो जो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो बस इसका राज यही है कि E वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर होगा, तो इसलिए E डॉट B 0 होगा, वही आंसर करेक्ट होगा। अब मिला लो इसके अंदर E डॉट B किसमें 0 है, तो इसका E डॉट B देखें तो ये E डॉट B 1+1 आ जाएगा जो कि 2 हो जाएगा। इसका E डॉट B देखोगे तो ये E डॉट B आ जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1, आंसर हो गया 0, बस टिक मारो चलो आगे। तो 11 का आंसर सेकंड करेक्ट है। 12th आपका फिजिक्स कम, थोड़ा केमिस्ट्री ज़्यादा है। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल होते हैं भाई, पोलर, जैसे HCl हो गया पोलर हो गया, H2O हो गया पोलर हो गया, है ना। CO2 पोलर है क्या, नहीं, नॉन पोलर है। तो पोलर वो होता है जिसका नेट डायपोल मोमेंट होता है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फील्ड, तो जिसके पास खुद का नेट डायपोल मोमेंट हो, क्योंकि उसमें चार्जेस कुछ डिस्प्लेस्ड होते हैं पहले से ही, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो फिजिक्स कम केमिस्ट्री ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन हो गया हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट तो नहीं है, एक्वायर्ड डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस भी नहीं है, एक्वायर्ड डायपोल मोमेंट ये मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल बकवास है, हैविंग अ परमानेंट, यानी ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 13th प्रॉब्लम कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास। अब ये विस्कोसिटी का प्रॉब्लम है, सेम एज इट इज प्रॉब्लम आपके टेस्ट में रखा हुआ था मैंने, ठीक है ना, और ये सिखाया भी हुआ था इवन लेक्चर में कि विस्कस फोर्स निकालनी हो जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से चल रही हो, तो जरूरी नहीं है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, फोर्स बैलेंस करके भी तो निकलती है। तो फोर्स कैसे बैलेंस करेंगे, नीचे mg लग गया, अप थ्रस्ट लग गया, विस्कस फोर्स लग गया, अप थ्रस्ट हो गया ρ/σ mg, काम खत्म। अब आप फोर्स बैलेंस करके विस्कस फोर्स निकाल लो, तो ये हो गई mg 1 - ρ/σ, वैल्यू डाल दो, तो mg 1 - ρ हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि ग्लिसरीन है, तो d/2
सॉलिड की डेंसिटी डी दे रखी है, आंसर आ गया mg/2। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आपका इसमें फर्स्ट करेक्ट हो गया। 14th पर आते हैं। अब ये थोड़ा सा नया काम कर दिया, मतलब इनको एनटीए वालों को इन्होंने बोला कि हम 50 नहीं ठीक है ना, हम तुम्हें 60 प्रॉब्लम देंगे। तो मतलब 50 की जगह 60 है, ये प्रॉब्लम ही तो है, एक एक सवाल जो है वो उसके अंदर इसने मैच द कॉलम बना दिया। तो कोई बात नहीं, इसलिए पेपर थोड़ा लेंदी हो गया। पेपर इसलिए लेंदी नहीं हुआ कि मुश्किल था, पेपर इसलिए लेंदी हुआ कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन घुसा दिया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आ गई, कोई बात नहीं, बट फॉर्मूला बेस्ड है तो आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी होती है, √3 RT/m होती है। ऑप्शन क्यू करेक्ट, तो ए का क्यू। बी प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, तो प्रेशर हो गया 1/3 mn/v² का बार, तो ऑप्शन पी करेक्ट। सी ऑप्शन देखो, वैसे तो इतने से ही आंसर मिल जाता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, तो 3/2 kT यानी ऑप्शन एस करेक्ट। डी वाले का अगर आप चेक करोगे, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला F/2 nRT होता है। एफ हो गया 5, नंबर ऑफ मोल हो गया 1, तो 5/2 RT यानी आर। तो QPSR देखें किस में आ रहा है, QP, तो ए का Q इसमें है, यानी इन दोनों को तो झांकने की जरूरत नहीं है। बी का P इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन गया, यानी ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो अभी तक तो मुश्किल नहीं है। 15 वाटरफॉल सेम एज इट इज लॉज ऑफ मोशन में आपने प्रॉब्लम किया हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम नया नहीं। हाँ बस वहाँ क्या किया था, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है, 100% सारी की सारी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ कह रहा है ऐसा नहीं होता, 10% लॉस हो जा रही है, 90% कन्वर्ट हो रही है। तो पावर बता दो, तो पावर हो गई du/dt और इसका 90%, ठीक है। du/dt की जगह आ गया dm/dt टाइम्स gh और 90% हो गया 9/10। बस सॉल्व कर लो इसको। dm/dt दे रखा है 15 kg/s, इवन डेटा भी जहाँ तक मेरे को ध्यान है यही था। g की वैल्यू 10 है, हाइट, हाँ हाइट जो थी वो 60 मीटर नहीं थी, वो थी आई थिंक जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रही है 1 किलोमीटर थी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1000, सॉरी ये आ जाएगा अभी तो 60, और जो हम लोगों ने किया हुआ था वो था 1000 वाला, 9/10, ठीक है। आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये देखना पड़ेगा, ये आ रहा है 8.1 किलोवाट। ऑप्शन ढूंढो भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। 16th पर आते हैं। ये कह रहा है लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, ठीक है ना। तो लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर इज सूटेड फॉर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो थ्योरी का प्रॉब्लम है, सीखा हुआ है आपने। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव को बड़े फोकल लेंथ, बड़े ऑब्जेक्टिव का इसलिए रखते हैं ताकि ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट गैदर कर सके, रिजॉल्विंग पावर अच्छी हो, क्योंकि ए जितना ज़्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर उतना ज़्यादा होगा उसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन ढूंढते हैं। लार्ज अपर्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी, सही है। लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ये भी सही है। लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रेजोल्यूशन, ये भी ठीक है। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो 16 तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे, ये नहीं कहोगे कि ये फिजिक्स यहाँ तक मुश्किल थी, ठीक है ना। लेंदी भी कहीं नहीं थी, आराम से हम लोगों ने गिवन टाइम में अटेम्प्ट कर लिया। 17th वाला प्रॉब्लम आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसंट्रेशन। तो Ne का वैल्यू NH के बराबर है, मतलब जितना N टाइप यानी सेमीकंडक्टर के अंदर कंसंट्रेशन है उतना P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन है। तो Ne इक्वल्स टू NH। अच्छा, फिर ये बोला है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस देम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। देन कंपेयर द करंट इन देम, तो करंट किस में ज्यादा होगा, एन टाइप में ज्यादा होगा या पी टाइप में। देखो एन टाइप में करंट हो गया इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो NeEAVE। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप लिख सकते हो आप मोबिलिटी की टर्म में μe इंटू ई, तो मैं इसको और मॉडिफाई कर देता हूं, तो NeEA μe टाइम्स ई, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने ब्रेक किया μe टाइम्स ई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट। कैसे ब्रेक किया, तो भाई मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड एंड अप्लाइड फील्ड यानी VD/E का रेशियो। अब इस कंसेप्ट से आप चेक करो, Ne NH दोनों सेम है, यानी N तो दोनों में सेम मिलना है, E सेम मिलना है, ये मिलना है, ये सब सेम मिलना है, यानी डिसाइडिंग फैक्टर होगा मोबिलिटी। अब मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उनका मास एज कंपेरिजन टू होल कम होता है, तो इसलिए IE का जो वैल्यू होगा ग्रेटर दैन IH मिलेगा। तो ऑप्शन देखो, करंट इन N टाइप इज ग्रेटर दैन P टाइप, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये था आपका
17th। अब हम आते हैं 18th वाले पर। तो 18th वाला जो प्रॉब्लम है, इस जैसे आपने 2 से 3 प्रॉब्लम करे थे। एक आपको याद है ग्राफिकल प्रॉब्लम कराया था एक्स वाई डब्ल्यू जेड वाला, कौन सी रिएक्शन फीजिबल है। फिर आपने इस तरीके का और प्रॉब्लम किया था जिसमें हम लोगों ने क्यू वैल्यू निकाली थी। तो बस यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछ रहा है। तो न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 240 है, तो एक्स का मास नंबर 240 है। ये ब्रेक हो जाता है 2 फ्रैगमेंट में जिनका मास नंबर 120 है, तो इनका मास नंबर 120 हो गया और 2y में हमने इनको ब्रेक कर दिया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियाई, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रहा है। हमें चाहिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अगर हमें चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू की जरूरत है, कितनी दे रखा है पहले वो तो देख लेते हैं, 7.6। तो ये हो गया 7.6 टाइम्स 240 MeV। ठीक है, अब यहां आते हैं। वाइल दैट ऑफ द फ्रैगमेंट इज 8.5, तो 2 तो पहले फ्रैगमेंट है, 8.5 हर फ्रैगमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गई, मास नंबर 120 हो गया। पता क्या करना है, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, तो इनका डिफरेंस निकाल लो, गेन मिल गया यानी क्यू वैल्यू मिल गया एक तरीके से। तो गेन की वैल्यू हो गई, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसे करूंगा, 240 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7। तो कैलकुलेशन में भी यार कोई मुश्किल नहीं है, तो आराम से हो गया। तो 2 वैसे तो देखो बाइंडिंग एनर्जी वाली कैलकुलेशन कितनी लंबी होती थी, तो जब ये फिर भी कंपैरेटिवली शॉर्ट है, तो 8.5 माइनस 7.6 करेंगे तो ये हमारे पास 15 और ये आ जाएगा कितना 9। तो रिजल्ट आ गया 0 4 9 या 36 और तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा 4 9 या 36 9 2 18 19 20 2160 MeV। अब आप आंसर चेक करो, एक डेसिमल उड़ेगा तो 216 MeV। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट आ गया 19। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। थिक वायर की मैग्नेटिक फील्ड, आप मतलब तकरीबन बहुत सारे टेस्ट में मैंने इसको रखा था। तो थिक वायर की मैग्नेटिक फील्ड अब सबको पता होनी चाहिए, इन साइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउट साइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है ना, वो नारा याद था, बी सरफेस आर बाय आर। ठीक है ना, ऐसी तरीके से लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था। तो आप देख सकते हो इन साइड में ग्राफ स्ट्रेट लाइन, आउट साइड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऑप्शन 3 करेक्ट। 20 देखो अभी तक प्रॉब्लम ऐसे नहीं थे कि नहीं अटैम्प्ट हो सकते थे, अभी तक सारे प्रॉब्लम सही होने चाहिए थे। यानी अभी तक हम टोटल 20 पर पहुंचे, तो 80 नंबर तक का तो पेपर आराम से अटैम्प्ट करा जा सकता है। पढ़ो, 2 चार्ज स्फेरिकल, ये भी लो यार टेस्ट का ही प्रॉब्लम है। तो 2 चार्ज कंडक्टर है, दोनों को आपस में ज्वाइन किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बता दो। तो ज्वाइन करने पर दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो V1 इक्वल्स टू V2, पोटेंशियल स्फेरिकल कंडक्टर का KQ/R फॉर्मूला हो गया। तो Q1/R1 Q2/R2, हमें चाहिए Q1/Q2, तो ये हो गया R1/R2। बट हमें Q1/Q2 भी नहीं चाहिए, सरफेस डेंसिटी। कोई बात नहीं, Q को पुट कर दो सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा 1 इंटू 4πR1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इंटू 4πR2 स्क्वायर, काम खत्म, इक्वल्स टू R1/R2। तो अब फाइनल रिजल्ट आ गया सिग्मा 1/σ2, तो मिलेगा हमें R2/R1। आंसर ढूंढ लो R2/R1, ऑप्शन सेकंड कर, अभी तक दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ, अब ये यूनिट एंड डायमेंशन का प्रॉब्लम आया। देखो ये बोल रहा है इफ इस प्रॉब्लम को आप स्मार्टली करो तो जल्दी कर लोगे, और बेवकूफ़ी में करोगे तो टाइम लग जाएगा। अब स्मार्टली कैसे करते हैं, E और G एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो E/G का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो। E और G किसी भी एनर्जी की इक्वेशन यूज कर लो, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब में E और G तो मिलेगा ही। E हो गया -G m1m2/2r, मैकेनिकल लगा लिया। अब E/G को पकड़ो, एक साइड ले जाओ और आंसर आपके हाथ में, तो m²/2r, तो m²L-1 और T0। आंसर ढूंढ लो यार, इससे आसान क्या मिलेगा, m²L-1 T0, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं 22, यानी अभी तक 88 नंबर तो पक्के हैं। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। इतना क्यों दे रहा है, ये K निकालने के लिए बोल रहा है। तो F इक्वल्स टू KX लगाया और K की वैल्यू बाहर, तो 10 इक्वल्स टू K, X हो गया 5/100, तो K आ गया 200 न्यूटन पर मीटर। अब क्या करें, अब ये बोल रहा है टाइम पीरियड बता दो जब 2 kg का मास इससे सस्पेंड किया जाए, तो 2π√m/K। मतलब SHM के नाम पे तो ये धोखा हो गया, इतना आसान प्रॉब्लम SHM का मिल गया। M की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मास दे रखा है 2 kg, K की वैल्यू हो गई 200, तो ये आ गया 2π/10 यानी π/5। पाई के टर्म में तो नहीं दे रखा, तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 3.14/5, 5 6 30 और बचा 1, 5 2 10, तो 0.62 सेकंड। देख लो आंसर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन 4 करेक्ट। हो गया काम खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर लो
फिर मतलब एक सवाल के अंदर 4 सवाल घुसा दिए इसने, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अत्याचार कर गया एनटीए वाला, बट कोई बात नहीं, अभी मुश्किल नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अब इसमें हमें रिलेशन ढूंढ करके देना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ई टाउ बाय एम। उस हिसाब से आप देखोगे तो ए का ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है आर। अब हमें चाहिए रो, यानी कि रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी होती है एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, पर ऐसा कोई फॉर्मूला इसमें दिख नहीं रहा। यहाँ रो दिख रहा है, पता चले उसे उठा के टिक मार दे, नहीं यही होगा, गलत लिख गए होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसा दिख नहीं रहा, तो टाइम वेस्ट मत करो और ऑप्शन ढूंढ लो। हमारा काम है आंसर फिट बैठाना, वहां रिसर्च करना नहीं। तीसरा पढ़ो, रिलैक्सेशन पीरियड। तो रिलैक्सेशन पीरियड को हम टाउ से डिनोट करते हैं। अब टाउ अगर आप चेक करोगे तो इस फॉर्मूले को अगर हम एक्सचेंज करें तो टाउ का फॉर्मूला बन जाएगा एम अपॉन एनी स्क्वायर रो। तो देखो उल्टा फॉर्मूला उठा करके चिपका दिया, यानी सी वाले का ऑप्शन पी करेक्ट हो गया। अच्छा जी, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया होती है, ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी हो गई करंट पर यूनिट एरिया, करंट हो गया एन वी डी, तो एन ई ए तो कट गया वी डी। तो उस हिसाब से चेक करें तो इसका आंसर क्यू करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी का क्यू करेक्ट है, तो लो एक ही तो बचा, तो बी का ऑप्शन जो होगा एस ही करेक्ट होगा। क्यों फालतू का दिमाग लगाना। तो बी का ऑप्शन एस करेक्ट, ए का आर करेक्ट, सी का क्यू करेक्ट, तो सी का पी करेक्ट और डी का क्यू करेक्ट, यानी राइट आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को शायद इस प्रॉब्लम में डाउट होगा। ये थ्योरी का पहला प्रॉब्लम ऐसा है, एक शायद वो सेमीकंडक्टर वाले में कईयों को डाउट था, अभी जहाँ तक मेरी बात हुई है स्टूडेंट से, एक शायद इसके अंदर हो सकता है डाउट हो, बाकी ऐसा कोई खतरनाक नहीं है, आराम से हो सकता है। देखो वेरिएबल फील्ड है। अब आपको सर आपको कहाँ से पता चल गया वेरिएबल है? अरे यार आपको भी तो पता है फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड नहीं है, तो वेरिएबल है। यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ फील्ड कम है, तो इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो लेफ्ट साइड पर लगेगी और वो कम होगी, QE1, इसका वैल्यू कम होगा। इस पर लगने वाली फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगी, राइट साइड पर लगेगी, तो इसका वैल्यू QE2 होगा और ये ज़्यादा होगी। तो नेट फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में आ गई और ये नेट फोर्स होगी Q टाइम्स E2 माइनस E1। खैर वो हमसे बस खाली डायरेक्शन पूछ रहा है, तो नेट फोर्स राइट हैंड साइड की तरफ आ रही है, तो ये जो डायपोल है इस फोर्स के कारण राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर जाना शुरू हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं इधर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होएगी। देखो डायपोल है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि P और E अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम है। अब हर कोई अपनी एनर्जी को डिक्रीज कराने की कोशिश करता है, तो इसलिए डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो चुके। ये हुआ लॉजिकल रीजन इसका। दूसरा ऐसे समझ सकते हो, इधर जाने पर E कम होता चला जा रहा है, E कम होगा तो फिर PE cos थीटा के हिसाब से चेक कर लो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी रिड्यूस कर जाएगी। तो कई ऑप्शंस हैं जिनसे आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन में हमारा राइट आंसर बैठ रहा है, अगर मैं देखूं इसमें तो फोर्स राइट हैंड साइड की तरफ टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है, ठीक है। 25 वाले प्रॉब्लम पर ये देखो सेमीकंडक्टर का थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से गलत तो नहीं होना चाहिए आपका। पढ़ते हैं, जेनर डायोड इज कनेक्टेड एंड रिवर्स बायस, तो बिल्कुल ठीक है। रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं, जहां वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के ऊपर निकलता है, ये करंट को कंडक्ट करना शुरू करता है, रेजिस्टेंस को कम करता है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। पोटेंशियल बैरियर ऑफ PN जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.3, नहीं भाई ये वैल्यू नहीं है, 0.1 से 0.3 के बीच में लाई नहीं करता। तो A और B में से A तो करेक्ट है पर B इनकरेक्ट है। 26 ये कह रहा है, तो अभी तक ये माना जाए तो एक प्रॉब्लम डाउट वाला हो सकता था, एक वो पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है ना। बाकी अभी तक, और शायद ये वाला हो सकता था आपको अगर 0.1 0.3 का वैल्यू नहीं पता, वो 0.1 से 0.3 के बीच में लाई करता है। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम पहुंच चुके हैं 26वें प्रॉब्लम पर, और सिर्फ हमें एक ही प्रॉब्लम ऐसा मिला जो डाउट हो सकता है। तो मतलब 100 नंबर तक तो अभी तक पक्के हैं, जिसमें से 4 आप माइनस कर सकते हो अगर आपने टिक, नहीं तो 5 माइनस करो अगर आप गलत टिक करके आए हो तो। ये कह रहा है स्क्रू गेज गिव्स द रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। मेन स्केल रीडिंग जो है वो हमें दे रखी है 0 मिलीमीटर, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिविजन्स दे रखी है। अच्छा, अब हमें चाहिए लीस्ट काउंट, बिना उसके तो हम आंसर दे नहीं पाएंगे। अब ये आगे कह रहा है 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1/100 मिलीमीटर, ठीक है ना। यानी लीस्ट काउंट की वैल्यू मिल गई हमें 0.01 मिलीमीटर।
अब हम रीडिंग निकाल सकते हैं बड़े आराम से। रीडिंग निकालने का जो हमारा तरीका हो गया वो हो गया मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग 0 हो गई, सर्कुलर स्केल डिवीजन 52 हो गया, लीस्ट काउंट 0.01 हो गया, आंसर आ गया 0.52 मिलीमीटर। तो ये वायर का डायमीटर हो गया। तो ऑप्शन हमारा 0.52 मिलीमीटर के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो यार एक भी नहीं दिख रहा 0.52 मिलीमीटर। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि आंसर हमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो 10 से और डिवाइड मारना पड़ेगा, 052 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर फिर इसका हो गया फोर्थ वाला। अभी गड़बड़ हो जाता, पता चले आंखें बंद करके 0.52 देख करके टिक मार देते, वो था सेंटीमीटर में, ये था मिलीमीटर में, फिर हो जाते गड़बड़। तो ये थोड़ा सा चेक करना पड़ा। ओके नेक्स्ट देखो, ये एलसीआर सर्किट का प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है एलसीआर, इनके वोल्टेजेस दिख रहे हैं 40, 10 और 40। तो भाई 40 और 10 होने से एक्सएल और वीएल और वीसी आपस में बराबर नहीं है, सर्किट रेजोनेंस में नहीं है। करना क्या है, कहता है करंट का एम्पलीट्यूड 10√2 है, इम्पीडेंस बता दो। बिल्कुल बता देते हैं। सबसे पहले हम नेट वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो नेट वोल्टेज हो गया √VR² यानी 40 का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर, आंसर आ गया 50 वोल्ट। ये हो गया VRMS का वैल्यू, ठीक है 50 वोल्ट। अब VRMS क्या होता है, IRMS टाइम्स Z। तो 50 वोल्ट IRMS की वैल्यू कितनी है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीट्यूड दे रखा है 10√2, तो IRMS हो गया I0/√2, तो 10 इंटू Z, तो Z का वैल्यू 5 ओम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। 28 पर आते हैं। ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E और सेपरेशन D दे रखा है, एरिया A दे रखा है, हमें एनर्जी, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पहले आ चुका है और एनर्जी हमें पूछी जा रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से 2006 या 7 के आसपास होगा, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं। तो एनर्जी डेंसिटी होती है ½ε0E²। तो एनर्जी हो गई एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी ½ε0E² इंटू वॉल्यूम हो गया A टाइम्स D। तो ऑप्शन आ गया ½ε0E² AD, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 29th जैसा प्रॉब्लम आपको मैंने लेक्चर्स में सिखाया हुआ था, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक वाले। वहाँ पर क्या सीखा था आपने कि अगर एनर्जी गिरती है प्रॉपर रेडिएशन की एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो उसकी मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, वो सिखाया था। यहाँ पर भी वैसा ही सवाल है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही, बट इसने कैलकुलेशन आसान कर दी। ये कहता है वर्क फंक्शन 0 है, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, तो फिर वर्क फंक्शन 0 है तो एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन के मैक्स के बराबर होगा। तो लो हमें सीधे के मैक्स मिल गया, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब वो कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया h/√2mk। 2m के मैक्स की जगह आ गया SC/λ, स्क्वायरिंग मारो तो λd² h² टाइम्स ये ऊपर भगाते हैं λ/2mhc, एक ऐसे h उड़ाओ, यहां से लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए विच इज इक्वल्स टू 2mc/h λd²। अब आप ऑप्शन मिलाओ इसका, तो 2mc/h टाइम्स λd², राइट आंसर थर्ड है। चलते हैं आगे। तो 30th, अब ये देखो, ये तो मैंने आपको बताया हुआ था, क्रैश कोर्स में बताया था कि प्रिज्म पे जब 90 डिग्री पे रे आए उसको पकड़ो अंदर ले जाओ, ठीक है ना, और अगली जगह का इंसिडेंस निकालो, बाकी बातें बाद में। तो पहले हम इसे आगे ले जाते हैं। चल भाई यहाँ पे नॉर्मल बनाई, अब हमें ये एंगल चाहिए होगा, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, ये 60 है तो ये 30 हो गया। अब दो रास्ते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लो या R1 + R2 ए करके निकाल लो, चॉइस आपकी, जो मर्जी चाहिए सो कर लो। तो ये बेसिकली हमारे पास 30 आ जाएगा। अब हमसे एंगल ऑफ इमरजेंस पूछ रहा है, तो E की वैल्यू हम यहाँ निकालते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है लाइट बाहर जाए, क्रिटिकल एंगल चेक करना पड़ता है, बट अब मैं क्यों करूँ क्रिटिकल, आपको सर बताओ ना, क्रिटिकल क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। अरे यार मैं यहाँ इमरजेंस का एंगल निकालूंगा स्नेल्स लॉ से, 1 से बड़ा आ गया साइन E का वैल्यू तो बाहर नहीं जाएगी, अंदाजा लग गया कि राइट अंदर ही रहनी है, ठीक है ना, और अगर 1 से छोटा आ गया तो भेज दो बाहर, तो एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। तो लगाओ, म्यू का वैल्यू हो गया √3, तो √3 sin 30 इक्वल्स टू साइन E, तो साइन E का वैल्यू आ गया √3/2, छोटा ही आ रहा है 1 से, तो E का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री यानी π/3। ऑप्शन हो गया फर्स्ट करेक्ट। अब इसको कौन मुश्किल बोलेगा, सीधे फॉर्मूला बेस्ड ही तो है। तो अभी तक 120 नंबर तो पक्के पक्के हैं, एक सवाल को छोड़ करके पोटेंशियल एनर्जी वाले को, ठीक है ना। इस पे आ जाते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटर पॉइंट पोटेंशियल है यार, ये तो अपना दोस्त है, ये A ये B, तो ये B हो गया, ये B हो गया, ये भाई साहब शॉर्ट सर्किट हो गया, भगाओ इनको, ये दोनों पैरेलल में आ गए,
तो C इक्वलेंट हो गया 2C, सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 32, FAT आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ये मैंने टेस्ट में डाला था, तो क्या हुआ जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे को रटा हुआ था FAT स्क्वायर इसका आंसर होता है, ठीक है ना, बट नहीं रटा हुआ नहीं काम आता, सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम दे रखे हैं, हमें क्या करना है, एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। अब जनरली डायमेंशन का ये जो प्रॉब्लम है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज कर देते हैं, तो ये लेंथी होता है। तो ये पहला लेंथी प्रॉब्लम है जिसमें टाइम लगेगा, समझ गए। तो अगर आपने अभी तक जिस स्पीड पे मैं कर रहा हूँ उस स्पीड पे अगर करें तो डरने की जरूरत नहीं, उड़ा दो इसको, और अगर नहीं करें तो अभी रोक दो, लास्ट स्टेप में कर लेना चाहिए था ये प्रॉब्लम, क्योंकि लेंथी है। तो ये सब चीजें ऐसे तो नहीं उड़ते उड़ाते पता चल जाएंगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेंगी। t की पावर z सॉल्व करते हैं। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-2, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 की पावर x, ये एरिया नहीं है एक्सेलरेशन है, तो lt-2 की पावर y, और t ये टाइम ही है तो t की पावर z। अब फिल्टर करते हैं m की पावर को, तो m की पावर तो x हो गई, l की पावर यहाँ से x मिली, यहाँ से y मिली, ओके। t का वैल्यू देखते हैं, तो t का वैल्यू -2x -2y प्लस z हो गया। अब कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करें तो x की वैल्यू 1 के बराबर होगी, चलो एक मुसीबत तो खत्म, तो f की पावर 1 आ रही है, पर कितना मक्कार है, देखो f की पावर 1 सब में दे रखी है ना। दूसरा ढूंढते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 2 के बराबर हो गई, तो पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, यानी एरिया की पावर 1। देखो फिर यार ये मतलब एक तो ऑप्शन कटा, चलो कुछ तो मुसीबत बची, बट t तक तो जाना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, लास्ट वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। लास्ट वाली इक्वेशन कहाँ गई, -2x -2y प्लस z की वैल्यू -2 है, इसमें x और y पटक दो, 1 और 1, तो ये हो गया -4 प्लस z इक्वल्स टू -2, z की वैल्यू 2 आ गई, तो आंसर आ गया E इक्वल्स टू FAT²। खत्म, राइट आंसर हो गया सेकंड। चलते हैं, इतना भी लेंथी नहीं था, ठीक था, ओके। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रॉब्लम है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के इस प्रॉब्लम को अगर आप में अकल है तो बिना सॉल्व करे कर सकते हो, और नहीं है तो करो फिर बार बार बैठ के सॉल्व। अब कैसे हम कर सकते हैं, देखो 90 से 20 डिग्री 90 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में टाइम t लग रहा है, तो 80 से 60 जाने में टाइम कितना लगेगा। तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है रेट ऑफ कूलिंग घटता चला जाता है, टाइम बढ़ता चला जाता है। यानी जितना टाइम पहले लग रहा होगा, अब पहले डिफरेंस कितना था 10 था, अभी डिफरेंस कितना है 20, तो अगर डिफरेंस बराबर होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, बट ठीक है एनी हाउ जो अब टाइम लगेगा वो पहले के टाइम से तो ज़्यादा होगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादा टाइम यानी t से बड़ा टाइम ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर होना चाहिए ये। पर मन में एक डाउट है कि वहाँ डिफरेंस 10 है, यहाँ डिफरेंस 20 है, तो हो सकता है बात सही ना हो, तो कोई बात नहीं, उस डाउट को वेरीफाई करने का एक ही तरीका, लगा लो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू -k थीटा एवरेज थीटा नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में लगाते हैं 90 - 80 10 -10 बाय डेल्टा टी की वैल्यू हमें t दे रखी है, तो मैं t पुट कर देता हूँ, -k थीटा एवरेज हो गया 90 + 80 यानी 170/2 यानी 85 -20। सिंप्लीफाई करते हैं तो 10/t इक्वल्स टू k और यहाँ बचा 65, तो k की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं करना बस ऐसे ही पड़ा रहने दो, बाद में निपट लेंगे इन सबसे। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में आते हैं, बाद में टेम्परेचर 80 से 60 जा रहा है, तो डेल्टा थीटा 20/t, k की वैल्यू डाल दो 10/65t, एवरेज ये t डैश करो, एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू 80 + 60 140, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 70 70 - 20 यानी ये हो गया 50। चलो उड़ाते हैं, तो t डैश की वैल्यू पहले ये उड़ाओ, ये हो गया 130 t डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू t डैश, तो t डैश की वैल्यू आ गई 13t/5। तो भाई आंसर हमारा पहले ही आ चुका था, इसलिए मैंने कहा स्मार्ट वर्क एग्जाम में फ़ायदा दे देता है। अब यहाँ आप अपना पूरा 1 मिनट या 45 सेकंड बचा सकते थे अगर आप इतनी बुद्धि लगा ले जाते तो। चलते हैं आगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे आसान होगा वो यही होगा, नहीं गलत बोला मैंने, पोटेंशियोमीटर होगा। पोटेंशियोमीटर बहुत आसान था, इसको देखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल एरिया एंड सेम मटेरियल इज 0.25। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.25 है, 4 रेजिस्टेंस लगाए तो रेजिस्टेंस वैल्यू R ले लो, तो R/4 हो गया 0.25, तो R की वैल्यू हो गई 1 ओम। अब
अब कहता है जब ये चारों व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कितना होगा 4R, आंसर आ गया 4 ओम। फ्री का सवाल 4 नंबर, 4 नंबर के चक्कर में कहीं ऑप्शन तो नहीं 4 ओम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ फोटोन, ये तो सीखा हुआ सवाल है, वैल्यू भी वही है और सवाल भी वही है, ठीक है ना। पूरा का पूरा आपका ये सवाल आपको लेक्चर्स में भी कराया हुआ है, टेस्ट में भी दिया हुआ है, तो ये तो गलत होने का चांस नहीं है। तो पावर का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम्स एनर्जी ऑफ फोटोन यानी एस सी बाय लैम्डा, तो ये आ गया पी लैम्डा बाय एस सी। और मैं बताया भी था कि इस तरीके का प्रॉब्लम तो फोटोन थ्योरी के अंदर करके ही जाओ, आता ही आता है, ठीक है ना। तो पावर की वैल्यू हो गई हमारी 3.3 10 की पावर -3, लैम्डा हो गया 600 10 की पावर -9, h 6.6 10 की पावर -34, c 3 इंटू 10 की पावर 8। ये जानते हो मैंने मौका देख के चौका मारा, पता चले यहाँ मैं पुट कर देता 20 इंटू, तो वो थोड़ी कैलकुलेशन गणित बिगाड़ देता, ठीक है ना। तो ये 6.6 इससे उड़ जाएगा 2, 3 इससे उड़ जाएगा 200, और ये 2 इससे तैयार बैठा है काटने को 100। तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, नीचे बचा 26 और ऊपर आ गया हमारे पास 12 और 10 यानी 10 की पावर 16 फोटोन पर सेकेंड। ऑप्शन 3 करेक्ट। तो ये सेक्शन ए था, और सेक्शन ए में मेरे हिसाब से आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम डाउटफुल था, पोटेंशियल एनर्जी वाला, दैट्स इट। यानी सेक्शन ए में पूरे 4 नंबर कमाए जा सकते हैं, और 35 क्वेश्चन के हिसाब से हमारे 140 मार्क्स तो पूरे हैं, 4 नंबर माइनस कर लो यानी 136, तो ठीक है। अब सेक्शन बी जैसा मैंने बताया, इसके अंदर जो प्रॉब्लम थे, मेरा एनालिसिस ये है कि करने तो हमें कितने थे 10 ही करने हैं, ठीक है ना। बट जो प्रॉब्लम लेंदी थे इसके अंदर और टेक्निकल भी थे, कुछ प्रॉब्लम हार्ड थे, तो वो हार्ड प्रॉब्लम सेक्शन बी के अंदर रखे हुए हैं। चलो देखते हैं, ये तो आसान है, इसे तो हम हार्ड नहीं, वो ये करंट डिवाइडर लॉ का सड़ा हुआ प्रॉब्लम है। ये कहता है I3 I1 का रिलेशन बता दो भाई। तो I3 की जो वैल्यू हो गई CDL के हिसाब से देखें तो R2/R2 + R3 टाइम्स I1, तो I3 बाय I1 का जो वैल्यू आ गया R2/R2 + R3। तो इससे तो फ्री का प्रॉब्लम मिल नहीं सकता, R2/R2 + R3, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ से ये पूरा हुआ। अब ये प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, टेस्ट का प्रॉब्लम है, मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, कर हम टाइम में ही लेंगे। अगर आपकी चॉइस थी, जिन्होंने ऑप्टिक्स में अच्छी कमांड नहीं है उन्होंने इस प्रॉब्लम को जनरली हो सकता है छोड़ दिया हो, बट ठीक है कर सकते हो आप इसको। अब सुनो कि द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट रेजिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट रख रहे हो 60 पर, बुद्धि लगाओ 2f पर, तो इमेज बनेगी 2f पर यानी 60 पर बीच में अड़ गया लेंस, कोई बात नहीं, ऐसे ले जाओ और इधर मिलाओ, यानी ये बनी फर्स्ट इमेज जो कि यहां से 60 सेंटीमीटर पर हो गई, जो कि लेंस के लिए काम कर रही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट फॉर लेंस नहीं, सॉरी फॉर प्लेन मिरर। अब मिरर क्या करेगा, तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बना देगा, उतनी डिस्टेंस पर सामने फेंक देगा, तो फाइनल इमेज यहां पर बन गई। कितने डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस कितना है यार 60 - 40 यानी 20, तो ये भी 20 हो गया। लेंस से डिस्टेंस बचा 20, बट क्या ये फाइनल इमेज है, अभी नहीं, अभी एक रिफ्रैक्शन और बाकी है, वो है लेंस। अब वो वहां मेरे को कराना पड़ेगा, तो लास्ट रिफ्रैक्शन लेंस से, तो लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब साइन कन्वेंशन, जिस साइड इंसिडेंट रे हो वो नेगेटिव, यानी ये साइड हमारे लिए नेगेटिव, तो मैं अलग से कर दे रहा हूं, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ I2 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये वाली साइड हो जाएगी नेगेटिव, ये वाली साइड हो जाएगी पॉजिटिव, तो U की वैल्यू -20, फोकल लेंथ एज इट इज कॉन्वेक्स लेंस की 30 सेंटीमीटर, V निकाल लेते हैं UF/U + F से, ठीक है ना। तो -600 डिवाइडेड बाय U + F करेंगे तो 10 -60, मतलब यहां से जो रेज जाएंगी वो ऐसे डाइवर्ज होंगी कि फाइनल इमेज इधर बनेगी 60 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना, लेंस से 60 सेंटीमीटर पर। अब थोड़ा सा गणित बैठानी पड़ेगी, यानी फाइनल इमेज जो बन रही है वो लेंस से 60 सेंटीमीटर पर यानी I1 के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है ना। अब आंसर देखते हैं, तो लेंस से 60, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, 30 सेंटीमीटर, तो लेंस से 60 तो एक भी नहीं है। तो मिरर से देख लेते हैं, तो मिरर से 20 सेंटीमीटर पर और वर्चुअल इमेज बन रही है, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज, तो राइट आंसर हो गया 4th। तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम था, चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते थे और आगे बढ़ सकते। ये लॉजिक गेट का
ठीक है, बट आपने ऐसा किया हुआ है, बट आपने ए और बी तक किया हुआ है, इसने सी और यहां पर डाल दिया, बट कर लेंगे। सुनो, अब हमें ए बी सी का पहले आउटपुट तैयार करना है। ये एंड गेट है, तो यहां से ए आया, यहां से बी आया, ये हो गया ए डॉट बी। ये नैंड गेट है हमारा, ठीक है ना। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर बार लगेगा, तो इधर आ गया बी डॉट सी बार। ये और गेट है, तो इन दोनों को ऐड करके दे देगा, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बार। ये हो गया फाइनल आउटपुट। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते, ट्रुथ टेबल बनाते हैं चुपचाप से। ए बी सी, और हमें चाहिए ए डॉट बी, और फिर हमें चाहिए बी डॉट सी बार, और फिर इधर इनको ऐड करके आउटपुट वाई देख लेंगे, इतने में हमें पता चल जाएगा। अब देखो, इसमें ए 0 है, बी 0 है और सी 1 है, तो 0 0 1, ये हो गया 0 से T1 का। थोड़ा सा लेंथी है, देखो एकदम से फट से नहीं लॉजिक गेट का प्रॉब्लम ये तुरंत होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। अब अगले में ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 सॉरी ए का वैल्यू हमें दे रखा है 1 0 और फाइनली 1। T2 से T3 बस बहुत है, इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले। T2 से T3 इतने में आंसर आ जाएगा। ये 0 है, ये 1 है और इधर 0 है, ठीक है। इतने पे वेरीफाई कर लेते हैं। ए डॉट बी देखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। बी डॉट सी बार, तो बी डॉट सी हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, बार लगाते ही 1। अब y इन दोनों को सम करना है, तो सम करेंगे तो 1 1 1, यानी परमानेंट आउटपुट 1 आ रहा है। अब परमानेंट आउटपुट 1 तो फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में अप एंड डाउन हो रहा है, भगाओ इसको, ठीक है ना। थर्ड में परमानेंट आउटपुट 1 मिल रहा है, 5 वोल्ट के बराबर है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, पर टाइम लिया इसने, तो ऐसा नहीं पूरा पेपर लेंदी था। सेक्शन बी में कुछ प्रॉब्लम लेंदी थे, ठीक है ना, जिसमें से ये पहला प्रॉब्लम था। आगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, भाई ये लेंदी नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हो। और अभी तक मैं 39 तक पहुंच चुका हूं, मेरे को एक भी प्रॉब्लम, अब आपको सर आप तो टीचर हो, आपको कहां से मुश्किल लगेगा, नहीं आपको भी नहीं लगना चाहिए अगर आपने सही पढ़ाई करी है तो। इसको पढ़ो, क्या कह रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू एन AC मेंस ऑफ सप्लाई 220 वोल्ट। तो प्राइमरी का वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट, इज मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट 44 वॉट लैंप। तो VS हो गया 11 वोल्ट एंड पावर इन सेकेंडरी हो गई 44 वॉट। अच्छा जी, अब कहता है ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, यानी इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर है, तो प्राइमरी करंट बता दो। तो पावर जितनी यहाँ सेकेंडरी में होगी उतनी इनपुट में ले लो, तो 44 वॉट इक्वल्स टू VP/IP। ये थोड़ा सा मैंने टाइम पास किया इसमें, आप डायरेक्ट लगा लो 220 IP, तो IP का जो वैल्यू हमारे पास आ गया 44/220, तो ये हो गया 2, ये हो गया 10, आंसर आ गया 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक था, लेंदी नहीं था। 40। अब ये प्रॉब्लम जो है ये आपका थिंकिंग लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसमें सोचना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं भयानक सोचना पड़ेगा। इतना तो प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी था, एक आधा तो प्रॉब्लम मुश्किल था ही, मुश्किल नहीं है बट सोचना पड़ेगा। देखो वायर की लेंथ 12 दे रखी है, रेजिस्टेंस इसका R दे रखा है, ओके। इज वाउंड अप एज अ करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। तो हमने इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A में बना दिया। तो पहले में देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ टर्न्स कितने, तो पेरीमीटर कंपेयर करके नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। तो n × 3A इक्वल्स टू 12A, तो नंबर ऑफ टर्न्स मिल गया 4। दूसरा स्क्वायर बनाया A साइड का, तो नंबर ये n1 ले लो, इसको n2 ले लेते हैं, तो n2 × 4A इक्वल्स टू 12A, तो n2 की वैल्यू मिल गई 3। अब क्या करना है, इनके मैग्नेटिक मोमेंट निकालने हैं, ठीक है भाई। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट NIA, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी NIA, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया हम इनका रिस्पेक्टिव जो भी होगा पुट कर देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स 4, करंट I √3/4 साइड स्क्वायर, इसका लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स 3, करंट I एरिया A²। तो ये मिल गया हमें √3IA² और ये मिल गया हमें 3IA², है ना। तो बहुत हार्ड था भाई, ये तो कुछ नहीं था, आराम से कर सकते थे, वहम था, हार्ड है। तो √3IA² एंड 3IA² आराम से इजीली एक्सेसिबल है। 40 तक प्रॉब्लम में अभी तक प्रेडिक्शन ये सिर्फ एक प्रॉब्लम पोटेंशियल एनर्जी वाला डाउटफुल हो सकता था। छोड़ दो यार, सारे थोड़ा ना करने थे, छोड़ दो सेक्शन A में से। उसने बोला सारे करो, आप पीछे बढ़ के सारे करने का तो नेगेटिव लेके चले आओगे, छोड़ दो।
तो 40 नंबर प्रॉब्लम तक आप कर सकते थे, यानी 160 नंबर हमारे हाथ में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, 41। अब ये प्रॉब्लम ट्रिकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जिस बच्चे को क्लिक कर गया वो कर सकता है, जिसको नहीं किया वो छोड़ देगा। तो छोड़ने में ठीक है, हमें तो सारे थोड़ा ना करने हैं, 15 के 15 ही करके आगे हो गए, 10 करने हैं, छोड़ सकते हो उसको। बट इतना लेंदी नहीं है, आराम से इजीली एक्सेसिबल है, वेक्टर फॉर्म के ऊपर बेस्ड है। देखो ये कह रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, अच्छी बात है, वेलोसिटी दे रखी है, फोर्स दे रखी है, तो बी की एक्सप्रेशन बता दो। अगर आप ये क्रॉस प्रोडक्ट खोल करके बी की एक्सप्रेशन निकालने बैठ गए तो बैठ गए, 5 मिनट से पहले तो उठोगे नहीं। तो दिमाग लगाओ, दिमाग ये कहता है कि ये जो फोर्स होती है वी और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है, तो इनमें से वो ऑप्शन बी का करेक्ट होगा जो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। यानी कि राइट आंसर वो होगा जिसमें एफ इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब एफ और बी का डॉट प्रोडक्ट 0। तो ऐसा दूसरा सवाल मिला, देखो एक वो ईएम वेव वाला था जिसमें ई और बी परपेंडिकुलर मारा, एक एफ और बी। अब चेक कर लेते हैं, तो फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, फोर्स ये रहा, तो 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप, डॉट प्रोडक्ट यहां पर ले लेता हूं, 4i माइनस 20j प्लस 12k, ये थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है, तो 4i माइनस 20j प्लस 12k, ये भी अब इतना क्यों करूं, इसमें से ऑप्शन मिल जाएगा, टिक कर देंगे। तो ये आ गया हमारा माइनस 32, फिर अगला आ गया प्लस 160, और फिर अगला आ गया हमारे पास माइनस 72। ये किसी भी एंगल से एक दूसरे को काट नहीं पाएगा, ठीक है ना। ये 4 हो गया, ऐड अप हो गया, इससे तो कट के 0 तो नहीं आएगा, छोड़ो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 24 प्लस का 120, और नेक्स्ट हो गया हमारे पास माइनस का 96। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट मिल रहा है 6 4 10, 9 और 2 11 और 1 12, माइनस 120 प्लस 120 इक्वल्स टू 0। भाई बात बन गई, ऑप्शन टिक करो, चलो नमस्ते करके। तो राइट आंसर सेकंड है, ठीक है, मतलब ठीक है, इतना अत्याचार नहीं किया, सेकंड नंबर पर दे दिया तो हमने जल्दी उसको टिक मार लिया। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये प्रॉब्लम टफ है भाई, ठीक है ना। टफ इन द सेंस कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, बाकी ऐसा नहीं समझ नहीं आया, पढ़ो। कह रहा है पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड v टेक्स टाइम टू t टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड। तो पहले स्पीड निकालो सर्कुलर मोशन से, डिस्टेंस 2πr/t, ये हो गई स्पीड, इसी स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया थीटा एंगल पर, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज 4r। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला v² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, पुट करते हैं इसके अंदर डेटा, ये 4r है, v स्क्वायर की वैल्यू 4π² r² बाय t स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, बस खत्म। इतना भी मुश्किल नहीं है, पता नहीं कौन चिल्ला रहा था कि बहुत हार्ड पेपर बन गया, इतना भी नहीं बना। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 2g, एक ही आर भी उड़ाओ, 2g t², ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया नीचे π² r। तो साइन थीटा या थीटा की वैल्यू आ गई, पहले तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर 2g t² बाय π² r, और इसका साइन इनवर्स, ठीक है, 2g t² बाय π² r साइन इनवर्स। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। 42 तक तो निपट गए, 43 पर आते हैं। हाँ ये प्रॉब्लम छोड़ने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम अचानक से क्लिक नहीं करेगा, ये इसका ऐसा बोला जाए इस सेक्शन का सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम है। तो आप इसको छोड़ सकते थे, और मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों ने छोड़ भी दिया होगा, और बहुत अच्छा किया अगर आपने इसे छोड़ दिया तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम 43 छोड़ने लायक है, चाहिए तो मैं भी अभी छोड़ सकता हूँ, पर नहीं मैं बता देता हूँ, सुनो। सीरीज एलसीआर सर्किट है, 5 हेनरी का इंडक्टर है, 80 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 40 ओम का रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ ऑफ द पावर ऑफ द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पहली बात तो ये चीज जो है ना समझने में आना बड़ा जरूरी है, ये चीज ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक आपने डेप्थ तक नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अब मैं मानता हूं ठीक है, इतना एग्जाम में नहीं क्लिक करता, कोई बात नहीं, छोड़ दो यार इस प्रॉब्लम को। आपको आई वर्सेस ओमेगा का एलसीआर सर्किट में ग्राफ बताया था ना, ये ω1, ये ω2 और ये ω0, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर जो करंट होता है वो आई हो गया, बैंड विड्थ पर जो करंट होता है वो I/√2 होता है। तो कहानी ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो बैंड विड्थ उन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होती है जहां करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 हो, तो बैंड विड्थ पर करंट I/√2 होता है। अब इस जगह अगर हम पावर निकालेंगे तो वो हो जाएगी IRMS² × R,
और अगर हम इस जगह पर पावर निकालेंगे तो वो हो जाएगी इसका स्क्वायर यानी आई आर एम एस स्क्वायर आर बाय 2, यानी बैंड विड्थ तो वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहां पावर रेजोनेटिंग पावर की आधी होती है। तो अगर ये पता है तो सवाल होगा, नहीं तो रहने दो। अब क्या करें, तो हमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकालने हैं, बिल्कुल मत निकालना। ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना एग्जाम में बिल्कुल अत्याचार माना जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के निकलते हैं, कतई छूने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे वो सुनो, स्मार्ट वर्क। ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो सुनो। क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा नॉट बाय मॉड ऑफ ओमेगा 2 माइनस 1। इसलिए मैंने कहा था ये प्रॉब्लम क्लिक नहीं करता, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी टाइप का प्रॉब्लम है, छोड़ सकते थे आप इसको आराम से। अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं ओमेगा नॉट बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इसकी वैल्यू होती है 1 बाय आर टाइम्स रूट अंडर एल बाय सी। यहां से हम सिंप्लीफाई करके इस रिजल्ट को, आंसर को ला सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का डिफरेंस। पहले ओमेगा नॉट की वैल्यू डाल देते हैं, ये हो गया रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर एल सी। इनको इधर ट्रांसफर करो तो रूट अंडर सी बाय एल, आर ऊपर भगाओ, मॉड ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। बस आगे बढ़ते हैं। रूट एल सी, ये रूट सी गया, भगाओ इसको, यहां बचा तो ये आ गया आर बाय एल, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब यार ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का डिफरेंस आर बाय एल है। आर कितना दे रखा है 40, एल कितना दे रखा है 5, तो ये आ गया 8। तो इसमें से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें डिफरेंस 8 होगा। तो चलो चेक करते हैं। तो यहां डिफरेंस 8 किलोमीटर दूर तक नहीं है, यहां डिफरेंस 8 है नहीं। 46 और 54 यहां डिफरेंस 8 है, 42 एंड 58 यहां डिफरेंस 8 नहीं है, तो राइट आंसर 3 हो गया। तो ट्रिकी प्रॉब्लम था, छोड़ सकते थे। तो अभी तक तो नंबर पूरे थे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी वाले सवाल को छोड़ करके। नेक्स्ट, हाँ ये आसान है, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अगर आपने पढ़ा हुआ है लेक्चर में, कई बार मैंने बताया था, क्रैश कोर्स में बताया था, अगर हम ऑब्जेक्ट काट लेते हैं सिमेट्रिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहता है एक सर्कुलर रिंग है, एम मास और रेडियस आर की, करस्पॉन्ड्स टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। तो 90 डिग्री का एक सेक्टर रिमूव कर देते हैं, ठीक है भाई कर लो। तो सेक्टर रिमूव करने के बाद आगे बोल रहा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचे हुए पोर्शन का है, रिमेनिंग पोर्शन का है, दैट इज के एम आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू बता दो। अब सुनो, बचे हुए पोर्शन का पहले अगर हम मास देखें तो वो मास हो गया हमारा 3m/4। आपको सब कैसे लिख दिया, अरे यार 1/4 अलग कर देगा ना, तो 3m/4 ही तो बचा। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिखें तो फॉर्मूला तो वही जाएगा, यानी एम आर स्क्वायर वाला, पर मास की वैल्यू हो गई 3m/4 आर स्क्वायर। तो k की वैल्यू आ गई 3/4। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। 45 प्रॉब्लम में से अभी दिक्कत नहीं आई, सिर्फ एक प्रॉब्लम ट्रिकी मिला जो एलसीआर वाला अभी हमने किया था, रेजोनेंस वाला। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप पोटेंशियल। यार मैंने आपको बोला था ना, बिगर ड्रॉप और स्मॉलर ड्रॉप के पोटेंशियल का रेशियो हमेशा याद रखो, टेस्ट के अंदर भी दिया था। आपका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, n की पावर 2/3 पोटेंशियल ऑफ छोटा, खत्म। n 27 की पावर 2/3 और छोटे का पोटेंशियल कितना है 220, पटक दो इसके अंदर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 इंटू 220 और ये रिजल्ट आ जाएगा 1980 वोल्ट। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, 1980 ही आएगा। मैं एक बार चेक कर लूँ, 9 2 जा 18, 18 और 1 9, ठीक है 1980, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 47 पर आते हैं। 47 वाला भी ठीक प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। अभी तक अगर आप देखो तो हम 45 प्रॉब्लम तो अटैम्प्ट कर चुके हैं, और उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम छोड़ने को बोला था, और वो प्रॉब्लम था हमारा जो रेजोनेंस वाला था, बाकी ठीक थे प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम भी ठीक प्रॉब्लम है, बट जिन बच्चों को नहीं आया चाहिए तो छोड़ सकते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कार स्टार्ट करती है रेस्ट से, एक्सेलरेट होती है 5 से, और 4 सेकंड पर उसमें से एक बॉल ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ से कार स्टार्ट हुई, 4 सेकंड पर बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो बॉल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी, पहले ये निकालनी पड़ेगी हमें। तो v = u + at से निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, t की वैल्यू हमारे पास 4, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अब इसमें कोई ज़मीन की हाइट तो दे नहीं रखी, पता नहीं कार बनाई है कि हवा में उड़ती हुई कार बनाई है, वो मेरे को भी नहीं समझ आया। हाइट तो दे देते भाई, तो नहीं थी अगले ने, कोई बात नहीं। तो हम इसको काफ़ी लंबा लेते हुए चलेंगे, मतलब मान के चल रहे हैं कार हवा में उड़ रही है, चलने दो। तो इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया t = 4 सेकंड पर। अब ये कहता है 6 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो जब इसे ड्रॉप कर दिया तो फ्री फॉल कर रही है, तो अगले 2 सेकंड बाद ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगी। अब आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल क्यों बोला, अरे यार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना भाई मेरे इसके पास,
तो ये वेलोसिटी तो एज इट इज इसके पास रहेगी, नीचे जो वेलोसिटी ये गेन कर लेगा वो gt की वेलोसिटी हो जाएगी, और gt की वैल्यू t 6 सेकंड नहीं है, यहां से यहां तक का टाइम है, तो ये हो जाएगा 6 - 4 यानी 2 सेकंड, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो नेट वेलोसिटी इधर आ जाएगी और ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी 20√2। तो पहले तो वेलोसिटी पकड़ो 20√2, तो इन दो में है, तो यानी थर्ड और फोर्थ में लड़ाई है। अच्छा एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन तो फ्री फॉल वाला होगा, जी के ही बराबर होगा यानी 10, यानी अब तो कंफर्म हो गए, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, ये तो मेरे यार डायरेक्ट ही प्रॉब्लम है जो आपको लेक्चर में कराया हुआ है, क्रैश कोर्स में बताया हुआ है। दो शॉर्टकट बताए थे मैंने आपको, याद करो। एक कि अगर प्रोजेक्टाइल की स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कम है तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, ठीक है ना, और अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम हाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी टाटा बाय बाय करती हुई जाएगी। ये लैंग्वेज बोली थी मैंने लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो इसमें तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, मैं तो बिना कुछ करे k²r/1 - k², सीधे ऑप्शन टिक मारा, फोर्थ करेक्ट। अब ये बच्चे जो सोच रहे होंगे हम वहाँ जाके डराइव करेंगे, उनके लिए लेंदी हो सकता है, बाकी जो अगर पढ़ रहे हैं सही से, जिनको मैंने सारा कुछ सिखाया हुआ, उनके लिए अभी तक तो लेंदी कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से पूरे में से पूरे नंबर आ सकते थे। नेक्स्ट 49th, ये कह रहा है 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें तो इतनी अच्छी चॉइस दे रखी है कि मैं तो इसको भी लेंदी गलत ही बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो ये भी इजिली एक्सेसिबल है। हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर और इतनी हाइट तक ये रिबाउंड हो जाता है। इम्पल्स बता दो, इम्पल्स यार इसमें कौन सी आफत आ गई, ये v से आया v से गया, तो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड हो गया 2 mv और v की वैल्यू √2gh, तो 2m√2gh, सिंप्लीफाई कर दो तो ट्वाइस मास हो गया 0.15 √2, g की जगह 10, हाइट की जगह मेरे पास आ गया 10 मीटर। तो रिजल्ट इसमें से तो 10 बाहर आ गया और ये बन गया 3√2, और इम्पल्स का यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकंड। चेक करो 3√2, अच्छा 3√2 तो दे नहीं रखा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4.2 kg मीटर पर सेकंड। ये थोड़ी यूनिट गंदी हो गई, kg मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट। लास्ट तो सारे ही सॉल्व कर लिए, ज़्यादा दे दो हमें नंबर तो ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, बट प्रॉब्लम करे जा सकते थे, ऐसा नहीं पेपर मुश्किल था, आपके सामने मैंने किया, ठीक है ना। हाँ वहाँ पर प्रेशर अलग होता है, ये मैंने माना, बट अगर आप वाइजली, इसलिए मैंने बोला था टेस्ट दो, हर बार बोलता हूँ टेस्ट दो, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे अच्छे लेवल के तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, वहाँ पर हाथ नहीं चलेंगे, आप चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लो। ये कह रहा है 2 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R1 R2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, R1 बड़ा है R2 छोटा है, म्यूचुअल इंडक्शन कराया हुआ था आपको, 3 चीज़ के कराए थे, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है ना, और क्वाइल के अंदर क्वाइल, सर्कल के अंदर सर्कल वाला पूछा है। अब पढ़ के गए होगे, इसलिए मैंने कहा था लेक्चर मोर देन एनफ है, जिसने लेक्चर्स देख लिए उसका बेड़ा पार। ये R2 ये R1, अब हमें इसका म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, mi के बराबर होगा। टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका हो गया BA, अब B हो गया प्राइमरी का, प्राइमरी हमने इसे ले लिया, सेकेंडरी इसे ले लिया, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई μ0I/2 R1 और एरिया ऑफ सेकेंडरी हो गया πr2², तो यहाँ से m की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू r2²/r1, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अगर आपने हार्डवर्क, डेडिकेशन, ईमानदारी से तैयारी करी है, टेस्ट अच्छे से दिए हैं, लेक्चर अच्छे से देखे हैं और कंजूसी नहीं करी, तो आप नहीं चिल्लाओगे पेपर हार्ड है, आप नहीं चिल्लाओगे लेंदी है, ठीक है ना। हाँ एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो छोड़ना पड़े, बट मेरे हिसाब से अभी तक सब कुछ ठीक था, इजीली एक्सेसिबल था, आराम से आप कर सकते थे। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करके देखोगे तो अच्छा पेपर था, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसा तो कभी आया ही नहीं, एक बार आसान आ गया तो इसका मतलब ये नहीं हर बार जीवन में आसानी आता है पेपर, तो आपकी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए थी। खैर आई थिंक मैंने आपको पूरा सोल्यूशन दे दिया, अब एक बार आप रीथिंक करो कि आपके कितने नंबर इसके अंदर बन रहे हैं, कहाँ कहाँ आपसे एरर हुई, ठीक है। थैंक यू सो मच।